आज हम पढ़ेंगे वेलकम टू एनसीईआरटी स्कूल और आज है क्लास सिक्स का विज्ञान और ये दूसरा चैप्टर वस्तुओं में समूह बनाना। हमारे चारों तरफ की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्र में बहुत अधिक विविधताएं, हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिल, खाना पकाने बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सारी वस्तुएं से वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न होते हैं। एक मिनट पहले इसको फ्लाइट मोड में कर लिया जाए। कहाँ है जी? चलिए अब सही है। आकृतियाँ, रंग, गुण तथा भिन्न होती हैं। चित्र 2.1 में हम देखेंगे। ये है चित्र। देखिए सब प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग हैं। अब ये देखिए, अपनी चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारे इस सूची को विभिन्न प्रकार के गेंद जैसे रबर गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपने सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरे, घर जैसे वस्तुएं भी रखा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर जो वस्तुओं का पृथक्करण है उसकी बात हो रही है। ये देखिए, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौना, जल पत्र, पाइप नलिया तथा इस प्रकार की बहुत सी वस्तुएं इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुएं समूह बनाने से बहुत बहुत से ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में अनेक आकृति तथा जिस पदार्थ से वो बने हैं उनके आधार पर बांट दिया है। हम चारों ओर की वस्तुओं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा से हो सकती है। क्या पदार्थ के और अधिक उदाहरण बता सकते हैं? कुल मिला के कहना है कि जो भी पदार्थ बनता है उसको हम कई, या तो अगर कोई लकड़ी से बना हुआ, प्लास्टिक से बना उसके आधार पर बांट सकते हैं, कोई गोला बना हुआ, चौकोर बना हुआ उसके आधार पर बांट सकते हैं। और यहाँ कहा गया है कि देखिए, हमारे चारों ओर जो वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। हमारे चारों ओर जो वस्तु होती है वो एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। क्रियाकलाप जो है, क्रियाकलाप पढ़िएगा तो पढ़िए, लेकिन क्रियाकलाप को उसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, आइए हम अपने चारों ओर से जितने भी संभव हो उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हमने से प्रत्येक अपने तथा कुछ वस्तुएं कुछ कमरे अथवा विद्यालय के बाहर एकत्रित कर सकते हैं। इस ग्रह में हमारे पास क्या होगी? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, लाइन, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए, कारा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बा, नमक, आलू। और हम वस्तुओं को एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, ब्रिज, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इन्हें हम सोच तो सकते हैं लेकिन क्लास में थोड़ी ला सकते हैं। सुनिए, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बने हुए हैं। अब ऊपर जितनी जो बातें कही उसमें कागज और लकड़ी से जो बने उसको अलग कर दीजिए। इनमें से एक समूह की वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाने पकाने में उपयोग होने वाले वस्तुओं को भी पृथक कर सकता है। ये हम सब कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 सूची में है। अब ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है आप सीधे यहाँ आइए और इसको देखिए। प्लेट। अब प्लेट किस चीज़ की बनी होती है इसमें आपको लिख देना है। पेन, प्लास्टिक धातु से। ये देखिए, लकड़ी, लकड़ी से क्या क्या बनी होती है? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके पहिए। कागज से पुस्तक, नोटबुक। चमड़ा से क्या बने? जैसे बेल्ट, जूते। प्लास्टिक से भी बहुत चीज़ बने होते हैं, बाल्टी, डब्बा, ये सब। रुई से क्या बने होते हैं? रुई से ये जो होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? अरे रुई भी तो स्वेटर भी बनता है रुई से, और रुई डाल के जो अंदर जैकेट में रहता है, और उसको ये रजाई, रजाई ये सब भी बनती है। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब जो वस्तु किस चीज़ का बना उसे भिन्न करने के लिए भी ये चैप्टर थी। आगे देखिए। अब ये प्रयास करके जानकारी देने की ये तो ये इससे कुछ ज़्यादा ही है नहीं। यहाँ पर आइए, पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि गिलास, कपड़े को क्यों नहीं बनाया जाता है? मतलब गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? आपने कभी सोचा है कि अगर कपड़े से गिलास बनाएंगे तो क्या होगा? ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव
यानी कि लिक्विड फॉर्म जो है वो रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी मतलब हास्यास्पद मतलब कॉमेडी टाइप का नहीं हो जाएगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसी पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनने के लिए कागज का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। ठीक है। तब तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन किया जाता है। ठीक है। ये है, ये देखिए, ये अगर कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें पानी डालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वो सब गुण क्या हैं उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुण को विवेचना की गई है। ठीक है। हम पढ़ेंगे पदार्थों के गुण के बारे में। दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे से अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानता हो सकती है जो लकड़ी में नहीं है। ठीक है। क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम का शीट और चाक छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इसमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठ को ध्यान से देखिए। क्या अब क्या 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 पदार्थ में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले होते हैं? आप अगर आपके घर में कोई लोहा है और लोहा चाहे कभी देखे होइएगा, जो लोहा से जो लोहा को जो काटा जाता है, यानी घर में कोई नट बोल्ट को जो काटा जाता है, लोहा को काटा जाता है, उसमें से चमकीला चमकीला टाइप का पदार्थ निकलता है, उसी की बात हो रही है। देखिए क्या है, पदार्थ कुछ तजे काटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को आप चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थ में इसी प्रकार की कोई चमक या तो, लेकिन अगर हम ये लकड़ी को काटेंगे तो ये चीज़ नहीं निकलेगी। तो जैसे संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा क्या आप कक्षा में जितने भी पदार्थ है सब कर सकते हैं? कीजिए तथा त्रुटिविहीन तथा त्रुटिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर पदार्थ को पृष्ठक को ये देखिए, धातु के टुकड़े उनकी धुती देखने के लिए काटना। रेल मार्ग, रेगमाल से रगड़कर ये देख सकते हैं कि धातु विहीन है अथवा नहीं। यानी कि वो जो श्रेष्ठ कागज जिसे कहते हैं, उससे अगर आप लोहे पे रगड़िएगा तो उसमें चमकीला चीज़ निकलेगा, और लेकिन लकड़ी पे रगड़िएगा तो कुछ नहीं निकलेगा। इससे भी पता चल जाएगा उसमें धातुहीन है या धातु विहीन है। ठीक है, धातुहीन है या नहीं। ठीक। चलिए। पदार्थ जिनसे इस प्रकार की धुति है वो प्राय धातु होते हैं, जिनमें से वो निकलती है चमक वो धातु होते हैं। इसमें लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातु के उदाहरण है। कौन है धातु? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। धातु कौन है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना के ये धातु के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, धुतिहीन, निष्प्रभव दिखाई देती है। लगता है जैसे उन पर वायु तथा नमी के विक्रिया के कारण होता है। इसलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही धातु देख पाते हैं। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप पर भ्रमण करेंगे तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें धातु है अथवा नहीं। एक तो एक प्रकार हो गया। अब देखिए कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थ को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ दबना दबना या संपीड़ित होना करना कठिन होता है, जब भी कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोचने का प्रयास कीजिए। क्या आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता? वे पदार्थ जो आसानी से खरोचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़न करना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि अब लोहा को हम खरोचेंगे किसी चीज़ से तो इजीली नहीं खरोच जाएगा, तो वो हो गया कठोर पदार्थ। और वही मोमबत्ती को करेंगे तो इजीली वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोमल पदार्थ। ठीक, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई तथा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। अब रुई और स्पंज में देखिए, रुई कठोर है कि रुई और स्पंज की बराबरी करेंगे तो कठोर कौन हो जाएगा? रुई।
और सॉरी मतलब ये अरे कोमल कौन हो जाएगा रुई, और कठोर हो जाएगा लकड़ी। ये तो बेसिक चीजें हैं। दिखावट में पदार्थों में गुण भिन्न हो सकते हैं, जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष, खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करता हो? आइए आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4, विलय अथवा अविलय। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक, दूसरे में नमक, इसी प्रकार से क्या है यार, चीनी, दूसरे में नमक तथा तीसरे इसी प्रकार से गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे लगे कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने परीक्षण को सारणी में दर्शाया गया हुआ। अब देखिए अब इसको घर पे भी कर सकते हैं, अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो, या सीनियर भी हैं तो कर सकते हैं। क्या लुपित हो जाता है ये देखिए। विभिन्न ठोस पदार्थों में जल का मिश्रण करना। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, ये सही है। चीनी, बालू नहीं होगा, चाक पाउडर नहीं होगा, लकड़ी के बुरादे नहीं होगा। ठीक है। आप ये आप ये पाएंगे आप ये पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं, विलीन हो गए हैं। हम यह कह ये हम यह कहते हैं कि पदार्थ जल में विलय हैं, अन्यथा पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ अविलय है। जो नहीं उसमें मिलेगा उसे अविलय कहेंगे। क्योंकि जल बहुत से पदार्थ को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के एक प्रकारों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। द्रव भी जल के विलीन हो जाता है। ठीक है। क्रियाकलाप 5, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधे जल भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए। क्या भली भांति विलोड़ित कीजिए। विलोड़ित मतलब मिलाइए उसको। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। तो अब देखिए, इतना पढ़ने से अच्छा आप सीधे यहाँ पे आइए। सिरका यानी नींबू का रस, वो भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी सरसों का तेल मिश्रित नहीं होगा, नारियल का तेल मिश्रित नहीं होगा, केरोसिन का तेल मिश्रित नहीं होगा। देखिए, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं। जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके सभी के साथ प्रयोग दोहराइए। जैसे कुछ जल में पूर्ण मिश्रित हो जाता है, कुछ द्रव मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते अपनी प्रतिक्रिया दोहराइए। बूझो क्या जानना। बूझो यह सुझाव देती है कि हम भी जांच करनी चाहिए कि हमें क्रियाकलाप 5 में जिन द्रव्यों का उपयोग किया था क्या जल में व्यतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन विलीन हो जाती है। देखिए, अब ये पढ़िए। कुछ गैस जल में विलय है, कुछ गैस जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ जल कुछ गैस जल में विलय हैं, ठीक है, जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के उत्तरजीविता के लिए अन्य महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे मछली सब जो सांस लेती हैं। वस्तुएं जल में तैरते अथवा डूब सकते हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रव के साथ ऐसा देखा होगा, इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वो जल के पृष्ठ पर आकर तैरते हैं। जैसे अगर ये देखिए, जल में डूबती और तैरती वस्तुएं। अन्य डूबकर गिलास की ताली में पहुंच गए थे। क्या ये सही है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर
गिरी सूखी पत्तियां वह कंकर है जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के में डालते हैं, ये सब क्या होता है? बुझो यह चाहते हैं कि आप उस जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के पांच पांच उदाहरण दें। अन्य द्रव जैसे तेल, यही पदार्थ तैरते अथवा डूब जाते हैं। देखने के लिए आप किस प्रकार के परीक्षण करेंगे? तो अब ये जल का हो गया पूरा। और हम लोगों को अब करना है कौन सा? ये पारदर्शिता। पारदर्शिता पारदर्शिता मतलब पता है होता है कि एकदम सामने दिखने वाला। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते हैं, ताकि आप दूसरे को दिखाई ना दे। ठीक है, ना दे। शीशे की खिड़की के पीछे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्योंकि आप कभी भी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? नहीं किए होंगे तो दिखाई जाएगा। स्पष्ट रूप से नहीं। क्योंकि ऐसा क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ऐसा करने पर आप मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेंगे। उन पदार्थ अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक भी पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में ही रखना अधिक पसंद करते हैं, जिनसे लोग देखे भी और अट्रैक्ट भी हो कि चलो। अब ये देखिए, यहाँ पे एक चिंटुआ है। ये चिंटुआ क्या कर रहा है? मुखावरण अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख पाए। अब यहाँ देखिए, दुकान में रखी पारदर्शी बोतलें, देखिए जो चॉकलेट वोकलेट सब रखा है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। उन पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सीधे समझ, जिससे हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी। जैसे शीशा से भी आर पार देख सकते हैं। अब जल रख देगा तो जल में भी आर पार दिखाता है, कुछ प्लास्टिक से भी दिखाता है तो पारदर्शी हो जाएगा। और लकड़ी रख देगा, दीवार घेर देगा, और कोई कपड़ा मोटा सा रख देगा तो अपारदर्शी कहला जाएगा। इसमें क्लियर है? क्रियाकलाप देख लीजिए, फिर भी पढ़ लीजिए तो आप कहिए कि भाई आगे आगे भाग रहे हो। इसके विरुद्ध कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। अन्य पदार्थ अपारदर्शी कहलाते हैं। आप यह नहीं बता सकते आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे तथा धातु में पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ते तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। क्या हम यह समझ सकते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सही पदार्थ में वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूहित कर सकते हैं? नहीं। गलत। एक क्रियाकलाप करके देखिए। कागज की एक शीट लीजिए, उनसे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने परीक्षण में नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा देखिए। अब क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप यह पता है कि अब बल्ब में हमें पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही है? परंतु क्यों ये पूर्णतः स्पष्ट दिखाई दे? इसे प्रभासी कहते हैं। देखिए, मैटर समझिए। मैटर ये है, आप एक कागज लीजिए और पहले मोटा कागज लीजिए और फिर उसको बल्ब पे देखिए। हो सकता है कि आपको बल्ब नहीं दिखाई देगा। फिर आप एक कागज लीजिए, उसपे थोड़ा तेल लगा दिए और फिर उस बल्ब को देखिए तो कागज पतला हो जाता है। तो इस तरह जो होता है, तो एक तो हो जाता है पारदर्शी जिससे दोनों साइड दिखता है, अपारदर्शी जिससे नहीं दिखता है, और पारभासी जिससे हल्का हल्का दिखता है। ठीक है, इनके प्रभासी कह लेते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी उदाहरण है। प्राय दुकानदार भी, अरे नहीं नहीं, पारदर्शी तो क्यों आ गया, प्रभासी पे नाम है। ये देखिए, यदि हम बल्ब से पहले अपेक्षा और अधिक स्पष्ट देख रहे थे, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिन्हें होकर वस्तु को देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उन्हें हम प्रभासी कहते हैं। ठीक है, जिनके उपयोग हमने खाद्य पदार्थ का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था वही प्रभासी ही था। क्या प्रभासी पदार्थ में कुछ और उदाहरण सोच विचार कर सकते हैं? हम यह पदार्थ अपारदर्शी, पारदर्शी तथा प्रभासी के रूप में समूह बांट सकते हैं। पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह जानना चाहती है कि क्या ये आपकी हथेली पारदर्शी पारदर्शी तो प्रभासी है। ये प्रभासी में आएगा। ये
ये प्रभासी में आएगा। ये देखिए, अरे यार, हमने ये सीख, अरे यही मुश्किल होता है थोड़ा सा। हमने ये सीख लिया है कि पदार्थ की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा जल तथा तो अंदरों में मिश्रित होती ढंग भिन्न होती है। जल में तैर अथवा डूब सकती है अथवा पारदर्शी अपारदर्शी और प्रभासी हो सकती है। पदार्थ का समूहन अनेक गुणों के समानता भिन्न तौर पे किया जा सकता है। हम पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम पराया पदार्थों को समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में अपनी वस्तुओं को भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसी वस्तु एक साथ रखी जैसे इस प्रकार व्यवस्था हम अपने आसानी से उनका पता लगाकर कर सकते हैं। बिस्कुट अपनी दुकान के कोने में सभी साबुन एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो इस प्रकार की व्यवस्था हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार की कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुट को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है, सभी साबुन को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों को बनाकर किसी अन्य स्थान पर। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने के एक दूसरा कारण भी है। पदार्थ को इस प्रकार का समूह में बांटकर उनके गुणों अध्ययन तथा गुणों में किन्हीं पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसी विषय से अधिक अध्ययन उच्च कक्षाओं में हम करेंगे। इसके बारे में आगे भी पढ़ना है। अब इसका प्रमुख शब्द पढ़ लेते हैं। कठोर, जैसे रुई हो गया, ये हो गया कोमल, ठीक है, लेकिन लकड़ी हो गया कठोर। अविलय, जो जल में नहीं घुलेगा, जैसे तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, बालू हो गया, ये पानी में नहीं घुमा, ये हो गया अविलय। धुती में, जिसमें जैसे लोहा हो गया, उसके बाद सोना हो गया, चांदी हो गया, जिसमें से चमकीले पदार्थ निकलेंगे, तो ये हो जाएगा आपको धुती में, ठीक है। धातु, वही धुती में लगभग जिसे आपको लोहा, चांदी, पीतल, ये सब धातु में आ जाएगा। अपारदर्शी, जिससे आर पार नहीं दिखे। रुक्ष, खुरदरा। विलय, जिसमें जो विलय हो जाएगा जैसे पानी में नमक। प्रभासी, जिसे थोड़ा सा दिखे। अपारदर्शी, जिसे दिखे ही नहीं, ठीक है। ये अभ्यास की चीजें हैं, अब अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए इसमें इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़ लिया जाए। हमारे चारों ओर की वस्तुओं के अन्य प्रकार पदार्थ से बनी हुई है। किसी दिए गए पदार्थ उपयोग बहुत से वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ के गुण भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मसूर। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ कोमल। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अविलय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, अन्य जैसे लकड़ी अधातु या पारदर्शी होती है। पदार्थ के गुण को समानता विभिन्न आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। वस्तुओं की सुविधा तथा उनके अध्ययन के साथ समूहित किया जाता है। अब ये देखिए अभ्यास। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं का नाम लिख दीजिए। चेयर, कुर्सी, टेबल, जो भी होता है। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ, कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, ये हो, स्टील की चम्मच हो जाएगा। इन वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे बनाया जा सकता है। इसमें आप जैसे पुस्तक पुस्तक है, पुस्तक कर दीजिए कागज। ग्लास, ग्लास को हो जाएगा ये, कांच को से प्लास्टिक का बनता है। और कुर्सी लकड़ी का, खिलौना प्लास्टिक का और जूते चमड़े के, ठीक है। अब आ जाए नीचे, इसमें नीचे दिए गए पत्थर पारदर्शी होते हैं जबकि कांच अपारदर्शी, ये गलत है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबर, नोटबुक में धुती होती है, ये भी गलत है, होती है। चाक जल में विलय हो जाता है, नहीं, नहीं होता है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये तैर सकता है। चीनी जल में विलय नहीं होता है, सही है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, गलत है। बालू उड़ेद जल में विषादित हो जाता है, गलत है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सही है। कुछ वस्तु तथा पदार्थों का नाम दिए गए। जब बास्केटबॉल, संतरा, चीन, ग्लोबिस में मिट्टी के घर सबको बनाना है। नीचे वस्तु पदार्थों का नाम दिए गए। जल, बास्केट, संतरा, इस पर समूहित कीजिए। गोल आकृति तथा अन्य। गोल कौन कौन है? तो इसमें गोल हो जाएगा संतरा, हो जाए, इसमें हो जाएगा संतरा, गोल हो जाएगा, कहाँ है, संतरा हो जाएगा गोल, बॉल हो जाएगा गोल, ठीक है। तथा अन्य आकृति, गोल आकृति तथा अन्य आकृति। अच्छा, खाता था, जिसमें खाद्य पदार्थ में हो जाएगा संतरा, ये चीनी, चीनी हो जाएगा खाते वाले में।
सेव भी हो जाएगा। इस तरह से उसको मार देना है। जाल में तरने वाले इसमें आपको ये देख लेना है प्रस्तावित परियोजना है। कुल मिलाकर ये इतनी ही आज का है आपका ये क्लास। बाकी फिर से आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू द एनसीईआरटी स्कूल, वस्तुओं का समूह बनाना।